तो कैसे आप ठीक है, ये 15 क्वेश्चंस लास्ट डिस्कशन इन 15 क्वेश्चन पे की जाएगी। थ्योरेटिकल बेस पर है, मैंने इसमें कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं लिया है, तो कुछ अगर मिस हो गया है तो न्यूमेरिकल होगा। तो बाकी इसके अलावा भी तुम बाद में पढ़ लेना, पर ये 15 क्वेश्चन जरूर के जाना जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या जिन्होंने लग रहा है कि लास्ट में क्या पढ़े। ठीक है, तो देखो पहले चैप्टर से उठाया मैंने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, पता ही होगा फाइनल गुड्स हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या होते हैं। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। ठीक है, नो वैल्यू एडिशन, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है करना बाकी है। ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को वो क्रॉस कर चुके हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री जो है उनकी, यानी जो उत्पादन की सीमा है उसको क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के अपोजिट, यानी कि इसमें स्टिल अभी तक स्टिल वैल्यू एडिशन, अभी इसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, और अभी ये क्या है, अभी ये बिल्कुल अपने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को। इसके बाद भी एक पॉइंट और होता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन स्केल कैसा है, यानी कि आपका प्रोडक्शन का नेचर कैसा है। नेचर और प्रोडक्शन नेचर या प्रोडक्शन एरिया, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, फर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे वो अगर मेरा काम मान लो टीचिंग का काम है, तो मेरे लिए जो मार्कर वगैरह हैं, ये जो डस्टर वगैरह हैं, ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे, फाइनल गुड्स कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। मेरे तो फाइनली हो गया ना। ठीक है, क्योंकि मैं इसको फाइनली यूज़ कर रहा हूँ, थोड़े बेचूंगा। ठीक है, यही अगर ये डस्टर और ये स्टेशनरी शॉप से होंगे, उसके लिए क्या होंगे, उसके इंटरमीडिएट, उसको बेचेगा आगे जाके, मतलब फर्दर सेल्स के लिए भी अवेलेबल है, तो फर्दर सेल भी निकल सकता है इसका एग्जांपल। ठीक है, फिर इसके अंदर दो तीन चीज़ें ये भी आती हैं कि ये फाइनल गुड्स हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू, किसके लिए, क्या ये कंज्यूमर के लिए, क्या ये आपका प्रोड्यूसर के लिए। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी होता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं ना। जैसे मेरे लिए तो मैं कंज्यूमर थोड़ी, मेरे लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कह सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे कोई जैसे कोई कंपनी है, अगर वो कंज्यूम करे, जैसे एसी उसने कंज्यूम कर लिया, एसी का काम नहीं है, एक ऑफिस है उसका काम एसी का काम नहीं है। ठीक है, उसका काम मान लो कंप्यूटर वगैरह काम है, एसी उसने अपने के लिया है, उसके लिए भी कंजम्पशन वो है, मतलब फाइनल गुड्स है, लेकिन वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वही गुड्स अगर वो किसी को प्रोड्यूस कर रहा है, बनाने के लिए यूज़ कर रहा है फाइनली तौर पर, उसके लिए ये हो जाते हैं मशीन्स हैं। ठीक है, मशीन के थ्रू बनाना चाहते हैं, लैपटॉप बना रहे हैं या कंप्यूटर बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो प्रोड्यूसर गुड्स होगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी होता है कि वो मशीन का उन्होंने फाइनल यूज़ तो कर लिया, लेकिन किसके लिए, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फाइनल। तो ये भी चीज़ थोड़ी देखनी पड़ती है, थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको मॉनिटरी फ्लो या मनी फ्लो। ठीक है, ठीक है, तो मनी फ्लो हमारा जो दोनों फैक्टर के बीच में मनी के रूप में जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर में जो फ्लो होता है, यानी फैक्टर पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंजेक्शन एंड लीकेज, ये क्या होता है। ठीक है, इंजेक्शन, जब देखो जब इकॉनमी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल्स डाले जाते हैं जो बढ़ते हैं, जिनके बढ़ने से, जिनके राइज होने से इकॉनमी के अंदर जो लेवल आउटपुट है या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे पॉइंट ऐड करने से, बढ़ाने से, ठीक है, उससे जो इकॉनमी का जो आउटपुट है यानी जो इनकम है, या तो वो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी ऐड करने से। ठीक है, अगर ऐड करने से इंजेक्ट हो रहा है, इंजेक्शन मतलब बढ़ना होता है, यानी हम ऐड करते हैं और ऐड करने से हमारा आउटपुट लेवल इकॉनमी का बढ़ता है, राइज होता है, तो हम उसको बोलते हैं इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा, खर्चा करा, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो इकॉनमी के अंदर पैसा आएगा खर्चा करने से। ठीक है, हम लोग अपना जो पब्लिक है जो करेंसी को डिपॉजिट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स अगर बढ़ेगा बैंक में पैसा जाएगा, तो इकॉनमी के अंदर पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम भी ऐड ही कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी ऐड हो रहा है। कुछ भी ऐड करने से अगर इकॉनमी के अंदर लेवल आउटपुट यानी लेवल इनकम इंक्रीज होती है, तो हम उसे बोलते हैं इंजेक्ट। इसका ठीक अपोजिट लीकेज, विड्रॉल। अगर हम कुछ ऐड करने से अगर हमारा लेवल आउटपुट डिक्रीज होता है, तो वो उसे कहते हैं लीकेज यानी विड्रॉल। विड्रॉल मतलब निकालना। सपोज हम सेविंग बढ़ा दें अपनी,
ठीक है, हम इन्वेस्ट करना बंद करते हैं, हम घरों में पैसा बचाना लग जाए, तो हम सेविंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन सेविंग ऐड कर दे ज़्यादा, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमी के अंदर इनकम का लेवल कम होता जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विड्रॉल। ठीक है, ऐसे टैक्स के रेट बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्सेशन ज़्यादा ले रही है, ठीक है, पैसा अपने पास ले रही है, तो टैक्सेशन लेने से क्या होगा, तो मनी का फ्लो कम होता जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे दोनों चीज़ देखनी कि आउटपुट कब कहाँ से बढ़ रहा है और कैसे कम हो रहा है। अगर आउटपुट बढ़ रहा है इकोनॉमी का तो इंजेक्शन, और अगर कम हो रहा है तो लीकेज। ठीक है, समझ आ गया, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, जीडीपी और वेलफेयर, और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। पहले ये समझ लेते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, इसका वक्त समझ लेंगे क्या है। रियल जीडीपी, जब जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं हम लोग किस कांस्टेंट प्राइस पर, फिक्स प्राइस पर। ठीक है, जब कांस्टेंट प्राइस पर हम रियल जीडीपी और जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं। जीडीपी जानते हैं आप लोग क्या होती है? पहली बात तो ये नहीं होता जीडीपी का मतलब देखते हो, ज़्यादा बच्चों को पता नहीं चलता, ज़्यादा का जीडीपी को बोलते ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना बोल के चुप हो जाते हैं, बस हो गया उनके लिए जीडीपी का मतलब, फुल फॉर्म बोल दे खत्म ना। जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द होल इकोनॉमी ना, यानी कि होल इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया गया उसकी मार्केट वैल्यू को बोलते हैं हम लोग जीडीपी। अगर उसको एस्टिमेट करेंगे हम लोग कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, तो वो रियल जीडीपी है। अगर उसको हम करंट प्राइस पर, जो उस समय जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, मार्केट प्राइस के लोग करंट प्राइस पर जो हम उसको एस्टिमेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या हम लोग नॉमिनल जीडीपी। अब ये बताओ मुझे कि जीडीपी एंड वेलफेयर को समझ जाओगे इसी से ही कि अगर मैं ये कहूँ हमारे जीडीपी का मतलब सिंपल शब्दों में होता है कि कितना इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा, या गुड्स एंड सर्विस कितना हो रहा है, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, बिका नहीं बिका हम तक पहुंचाने, उससे मतलब नहीं। इकोनॉमी के अंदर वस्तुओं सेवाओं का कितना निर्माण किया जा रहा है, कितनी उसका उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बस जस्ट वो जीडीपी होता है ग्रॉस में। नेट की बात नहीं हो रही ना, नेट में तो फिर होगा खर्चे वर्चे माइनस करने, अभी ग्रॉस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई जीडीपी जो करंट प्राइस की बात करूँ उस पर कि हम रेट बढ़े जा रहे हैं, जैसे अभी गेहूँ या चावल हम लेके चलते हैं, इनके दाम बढ़े जा रहे हैं, दाम बढ़े जा रहे हैं, और हम बोलेंगे कि हमारी जीडीपी तो बहुत अच्छी है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो ये हमारा गुड इंडिकेटर है कि नहीं है? आप बताओ, मतलब जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ रही है, हम उसके रेट को बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है नहीं ना? जब तक गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई नहीं बढ़ेगी तब तक हम थोड़ी नहीं बोलेंगे अच्छा इंडिकेटर। तो वही बात है ना, ये जो नॉमिनल जीडीपी यही तो बताता है कि इसके अंदर ना ये क्या होता है, इसका एस्टिमेशन कि प्राइस के बढ़ने से होता है, प्राइस पर डिपेंड करता है। ये नहीं देखता कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि उनका प्राइस कितना बढ़ा, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो जीडीपी, तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। जबकि ये रियल जीडीपी क्या कहती है, रियल जीडीपी कहती है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस वही रहेंगे, उसी प्राइस पे इस साल कितना उत्पादन किया और पिछले साल कितना उत्पादन हुआ था, प्रोडक्शन उसी रेट पे कितना प्रोडक्शन पहले था और आज कितना हुआ। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है, एक अच्छा इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए हम इसको रियल जीडीपी को ही हम मानते हैं कि हमारा बिल्कुल गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है तो आप रियल जीडीपी को देखो, ठीक है, यानी वेलफेयर देखना है तो ये। तो साथ ही साथ यही है कि जीडीपी एंड वेलफेयर। अब इसमें चलते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर, अब तुम यहाँ पे समझ चुके होगे कि जीडीपी का वेलफेयर से लिंक है, लेकिन किस वाले जीडीपी का, रियल जीडीपी का, कि रियल जीडीपी एक गुड साइन है वेलफेयर के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि अगर रियल जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, या रियल जीडीपी कम हो तो वेलफेयर भी घटेगा? नहीं, कभी कदापि नहीं। रियल जीडीपी बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है कि देश के अंदर वस्तुओं सेवा का उत्पादन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जरूरी नहीं उससे लोगों का कल्याण बढ़ रहा हो, उससे समाज का कल्याण हो रहा हो, सोशल वेलफेयर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी एक्सेलरिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट हो सकता है गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हुआ और वो अमीरों के लिए चीज़ें बनाई जा रही होंगी, पुअर के बाद वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही होंगी, तो हम दिख तो ये रहा होगी इकोनॉमी के अंदर भाई बहुत सारे फ़ोन बन गए, बहुत सारे मतलब अनाजों का उत्पादन हो गया, बट वो अनाज जो थे वो कौन थे? वो थे आपके बासमती राइस, गोल्डन राइस, इस तरह के राइस का प्रोडक्शन हुआ है, नॉर्मल राइस मिले ही नहीं।
तो उससे तो क्या रिच और सारे बिक भी गए और रिच कैटेगरी खरीद लिए, तो ऊपर कैटेगरी नहीं रखे ना, तो उससे क्या होगा कि जीडीपी तो बढ़ रही होगी, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ रही है, गुड्स से सर्विसेज और बढ़ रहे हैं और इनकम भी मिल रही है, लेकिन सोशल सर्विस नहीं हो रही है, यानी आपका कल्याण नहीं हो रहा। ठीक है, एग्जाम्पल और होता है कि मान लो तुम्हारे पड़ोस में कोई आया, ठीक है, और उसने अपने यहाँ पर अच्छा सा गार्डन वार्डन लगा दिया, ठीक है, बाग बगीचा अच्छा होगा, उसने अपने फूल वूल लगा दिए, बहुत अच्छी तुम्हें सुबह सुबह उठते अच्छी हवाएं मिल रही हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो है आपका गुड इम्पैक्ट हो गया, वो गुड इम्पैक्ट हो गया, सोशल वेलफेयर हो रहा है, लेकिन उससे उसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं। वैसे इसका उल्टा भी है कि तुम जाते हो अपने दोस्तों के साथ जाते हो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल शरीफ है, तुम उसके सामने सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तुम उसका कल्याण नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब कल्याण तो कर रहे हो, फिर दूसरा कल्याण हो रहा है, मतलब ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। दिल्ली में हम जी रह रहे हैं तो पॉल्यूशन हम झेल रहे हैं, हम तो नशा नहीं करते, लेकिन हम हर एक दिन 40 लीटर के बराबर धुआं अंदर ले लेते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन में, क्यों ना हम सिगरेट पीना चालू करते हैं, फिर हम इनडायरेक्टली पी रहे हैं, ऐसा करना मत, पी मत लेना, ठीक है। तो ये है कि दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, बैड इम्पैक्ट भी होता है और गुड इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, आ जाता है क्वेश्चन में, ये आपका एक्सेलेंटेज में है, बाह्यताएं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग अवॉइड इट। डबल काउंटिंग क्या होती है, नेशनल इनकम निकालते हो, डबल काउंटिंग कब होती है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। 3 मेथड मैंने बताए थे इसमें, अगर आपने नेशनल इनकम निकाला होगा। एक था आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, सबसे पहला मेथड। इसमें एक्चुअली हम नेशनल इनकम फाइंड कैसे करते थे तो सुन लो। इसमें हम क्या करते थे, वैल्यू आउटपुट निकाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक जोड़ के वैल्यू आउटपुट निकल जाता था। सेल्स, अब इसका एक चैन सिस्टम समझो कि एक किसान है, उसने किसान ने गेहूं उगाया और गेहूं उगा के उसने बेच दिया मंडी में, ठीक है, उस मंडी से गेहूं उठ के सेम वही गेहूं उठ के गया आटा मिल के पास, आटा मिल ने उसका आटा बनाया, उस आटे को बेच दिया उसने उठा के बेकरी वाले को, फिर उस बेकरी वाले ने उसका जो भी ब्रेड बन बना के उसको बेचा होलसेल को, होलसेल वाले ने बेचा रिटेल को, रिटेल से हम पर आया। जनरली यही प्रोसेस होगा, ठीक है, ये होता होगा प्रोसेस। अगर देखा जाए 1-2 चैन हटा दो तो मेन तो प्रोसेस ही होगा। किसान ने गेहूँ बेचा होगा पहले मंडी में जाकर, तो क्या किसान को तो चलो उसने खरीदा नहीं, तो अपने साथ भेज दिया, मान लो एक बोरा 1 क्विंटल, मान लो सपोज करो उसने 500 का बेच दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अब वो 500 का जो उसने वहाँ से बेचा, उसको बेचा था आटा मिल वाले को, तो आटा मिल को उसने 500 का बेचा होगा कि ज़्यादा का बेचा होगा, क्या लगता है आपको, ज़्यादा का बेचा होगा भाई, सिंपल सी बात है, 500 खरीदो 500 की बेचूंगा, उसने मान लो 700 का बेच दिया दूसरे प्रॉफिट में रख के। आटा मिल वाले ने क्या करा, उस आटा मिल वाले ने उसको उठा के बेचा बेकरी को, बेकरी वाले को 700 का बेच दिया 900 रुपये में। 900 में बेचने के बाद उसने उसका बन बना के उसने बेचा होलसेल वाले को 1000 रुपये में, होलसेल वालों ने बेचा उसको 1100 रुपये में, और 1200 रुपये में जाके हमको मिल रहा है। यानी एक ही प्रोडक्ट की, गेहूं की वैल्यू दो कैसे एडिशन होती जा रही, ठीक है। तो मेरे को क्या लेना चाहिए इसकी, अगर मैं बोलूँ एक्चुअल वैल्यू में क्या लूँ उसकी, उस गेहूं की जो 1 क्विंटल वैल्यू की वैल्यू, क्या मैं वो लूँ जो किसान ने बेची थी, या मैं लास्ट वाली लूँ, लास्ट वाली फाइनल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास मेथड है वो तो अवॉइड में आ गया, ठीक है। डबल काउंटिंग ये होती है कि अगर बार बार जोड़ोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना इकोनॉमी के अंदर। ये तो वही बात हो गई कि मैंने फ़ोन खरीदा 10,000 का, मैंने विवेक को भेजा 9,000 का, और विवेक भी की वैल्यू भी जुड़ रही है, मेरी वैल्यू तो 19,000 का फ़ोन हो गया, तो गलत हो गया भाई, डबल काउंटिंग हुई ना। फिर यही तो डबल काउंटिंग है कि एक गेहूं मैंने उसको बेचा, उसने वहाँ बेचा, ये भी जोड़ के चल रहा है, मैं भी जोड़ के चल रहा हूँ, वो भी जोड़ के चल रहा है, आटा मिल वाला सब जोड़ के चल रहे हैं। तो 500 की बोरी अगर जोड़ोगे तो 500 प्लस 900 प्लस से करते करते तो कितना पहुँच जाएगा ना। यानी सिंपल सा यही है डबल काउंटिंग, कि जब हम इकोनॉमी के अंदर किसी प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा बार काउंटिंग कर देते हैं, उसकी वैल्यू को बार बार जोड़ देते हैं, उसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। ये प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम तब आती है जब वैल्यू आउटपुट मेथड होता है, तभी आती है, ना इनकम मेथड में आएगी ना एक्सपेंडिचर मेथड में आएगी, क्योंकि वहाँ पर सेल्स होती है, ठीक है। अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे, जैसे बता दिया, एक सबसे पहला मेथड है कि आप क्या करो, वैल्यू आउटपुट मेथड लगाओ, जो अभी मैंने बताया। क्या होता है भाई, सिंपल सा वैल्यू आउटपुट मेथड कैसे लगाया था, देखो बहुत लॉजिक बहुत सिंपल है। ये मेथड ना हमारी तरीके से बने, सिंपल सा लॉजिक देखो। पहला समझाओ, गेहूं 500 का किसान ने बेचा था, उसको कितने का 500 बेचा था, फिर उसने उसको बेचा था 700 का। एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी बनेगी, 200 माइनस करना पड़ेगा, 200 वैल्यू बचती है ना। ये तो हम करते हैं, यही तो हम करते हैं, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
सेल्स में से कंजम्पशन माइनस कर दो, यानी जो खरीदो माइनस कर दो, आ जाती है वैल्यू आउटपुट। तो यही तो हमने निकाला था मेथड, हम नॉर्मली यही करते हैं, यही तो करते हैं भाई। हमारा एक्चुअल मार्जिन कितना बचा, मार्जिन तो कैलकुलेट होता है, उस मार्जिन को निकालो और सबको प्लस कर दो। वो हो गया आपका मेथड जो मैंने बताया। दो मेथड होते हैं, एक तरीका हो गया आपका ये वैल्यू आउटपुट मेथड, और दूसरा जो था वो था आपका फाइनल वैल्यू जोड़ लो, जो लास्ट की वैल्यू थी वो जोड़ दो, खत्म। तो यही दो तरीके हैं इसको सुधारने के, इससे बचने के लिए, ये प्रॉब्लम को ठीक करने के। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना बुक से, है यही। अगला अपना क्वेश्चन है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई जानते हो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है, कमर्शियल बैंक करते हैं और सेंट्रल बैंक करते हैं। सप्लाई की बात हो रही है, ना कि मैं बोल रहा हूँ कि कौन मनी को बनाता है। ठीक है ना, मनी को कौन बनाता है? आरबीआई। मतलब अगर मैं बोलूँ इशू ऑफ मनी कौन करता है तो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दो करते हैं। ठीक है, सप्लाई करने वाला जो है वो केवल 3% हो गए। एक हो गया आपका आरबीआई हो गया, एक कमर्शियल बैंक हो गया और हो गई गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसकी मेजरमेंट है कि मनी सप्लाई हम करेंगे, मतलब बेसिकली मेजर करना है हमको, नाम हमको कैलकुलेट करना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पूरा सप्लाई, हमने पैसा इन तीनों ने फैला दिया, अब हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको मेजर करना चाहते हैं। कैसे मेजर करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई टोटल पैसे इकोनॉमी में कितना पैसा होगा? अगर जनरली सोचो, ये मत सोचो कितने पैसा छुपा लिया वो छुपा लिया, सोचो नॉर्मल सोचो, ब्लैक मनी को हटा दो, बस गवर्नमेंट ने पैसा इशू किया था, इन तीनों लोगों ने पैसा इशू किया था, अब इनकी मनी को कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं। तो पहले हमारे दिमाग में आएगा कि भाई पहले देखें जनता के पास कितना पैसा होगा, जितना जनता है सबको उठा लो, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, सी। ठीक है, जनता के पास करेंसी। उसके बाद जनता ने बैंक में कितने पैसा जमा करा होगा, वही तो होगा जिसको बोलेंगे डीडी, डिमांड डिपॉजिट। इसके बाद अदर डिपॉजिट, किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा, आरबीआई ने पैसा लगा रखा होगा, कोई स्टॉक मार्केट में लगा रखा होगा, वो सब भी तो होगा, तो वो जाएगा आपका ओडी। इन सबको जोड़ लो, पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा है मालूम पड़ जाएगा, खत्म। यही मेजरमेंट होता है। ठीक है, 3 स्टेप में खत्म। ठीक है, अगला क्या है? प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ये हमने पढ़ रखा है, इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अच्छे से बताइए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये कमर्शियल बैंक, नैन एग्जाम्पल ले लीजिए, एसबीआई एक कमर्शियल बैंक है हमारा, कोई सा भी XYZ कमर्शियल बैंक है, या तो नाम भी नहीं बोलेंगे, आपको बोल देंगे कि ये आपका इतना CRR है, 10% है। MPC आपको दे रखा तो अच्छी बात है, तो MPC आप लेके चलो। दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आपका CRR कितना है और MPC कितना है। ठीक है, बेसिकली कमर्शियल, इसका मतलब समझ लो होता क्या है, बाकी लिख तो आप लोगे। कमर्शियल बैंक कितना क्रिएशन करते हैं, अगर उनके पास स्टार्टिंग में पैसा जमा होता है, या स्टार्टिंग में सोचो, या उनके पास जितना पैसा जमा है, एक एग्जांपल तो हमें लेना पड़ेगा कि अमाउंट की, मान लो कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपये जमा है, तो उस 10,000 से कितना पैसा बना देंगे एक साल के अंदर, 10 साल के अंदर। तो अब हमें तो पता है कितना बना देंगे, लेकिन एक परसेंटेज तो होना चाहिए ना। वो पूछेंगे भाई परसेंट तो बताओ, कितना परसेंट वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग पैसे निकालने भी आएंगे बैंक से, कुछ लोग ATM से निकालेंगे, तो उनको देने के लिए भी होना चाहिए। तो कितना पैसा अपने पास रखेंगे, उसी को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और ये आपका कि कुछ कंजम्पशन भी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें भी लेके चलें। MPC का शायद इसमें पॉइंट नहीं है, आई थिंक सो, मैं गलत बता रहा हूँ। MPC तो मेरा इस वाले में आएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, उसमें थोड़ा पहुँच गया था मैं। केवल CRR लेके चलना है। ठीक है, दो इसमें आपको लेके चलनी है जम्पसन, एक CRR मान के चलना है कि भाई इतना होगा, और ये मान के चलना है कि बैंक के हमारे इकोनॉमी के ना सिंगल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। सिंगल बैंकिंग सिस्टम का मतलब कमर्शियल बैंक है, बट अभी एक ही टाइप का लेके चलो, SBI, यानी कि जो भी पैसा बैंक से निकालता है, खर्च भी करता है, और पैसा कहाँ पे आता है? बैंक में पहुँच जाता है। कहीं में घूम फिर के पैसा उसी बैंक में आ रहा है, तो तभी कमर्शियल बैंक की हम निकाल सकते हैं। उसकी क्या क्रिएशन है? तो पहले क्या करेंगे, 10% बचाना, जैसे 1,000 रुपये है, 1,000 का 10% बैंक ने बचा लिया, बाकी 9,000 रुपये दे दिया, एज ए लोन दे दिया। अब 9,000 जो लोन जिसने लिया होगा उसका भी एक लोन अकाउंट खुला होगा बैंक में, फिर उसका 10% फिर काट लेगा बैंक, फिर जो बचेगा वो आगे चला जाएगा। ऐसे करते 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 पूरी चेन बन जाएगी। और जब उसको कैलकुलेट करोगे ना, तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया 10% यानी उसका निकाल दो, 1/में LR करके निकाल दो, उसका 10 गुना, मतलब 10 टाइम्स ही निकलेगा ना, 10 गुना निकल जाएगा। यानी अगर 10,000 का 10 गुना तो कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख जमा मतलब करेगा, 10,000 रुपये से होगा तो 1 लाख रुपए वो उसके पैसे बना देगा। ठीक है, इससे बड़ा
कोई नहीं करता था इतना, तो आरबीआई नहीं करता था जितना कमर्शियल बैंक करता है। अगर उसको छूट दे देना कि भाई तुम्हें पैसा छाप बनाना है तो वो तो पता नहीं कितने गुना बना देगा। कोई बिजनेस में इतना पैसा नहीं बनाता जितने बैंक वाले बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। 3-4 बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन थोड़े मैंने मेन लिखे हैं जो ज़्यादा अगर पूछे गए हैं, जैसे बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, इशूइंग नोट, ये भी है, कस्टोडियन बैंक, ये भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक के फंक्शन आप पढ़ लेना कि बैंकों का बैंक कैसे होता है, कमर्शियल बैंक जो आरबीआई जो हर बैंकों का बैंक है, कैसे, क्योंकि उसके जितने भी खाते, जितने भी अकाउंट सब अपने पास मेंटेन के तौर पर रखता है, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस होती है सब उनको देता है, सारी ऑथोराइजेशन उसके पास होती है, तो हर बातें उसको आरबीआई की बातें उनको माननी पड़ती है। आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करनी पड़ती है, जो इससे लिंक में होता है, जो जिसने इसकी अथॉरिटी यानी इसकी जो परमिशन ले रखी है उसको लेना पड़ता है। लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, अंतिम ऋणदाता, जब कोई नहीं बचा तो आरबीआई हेल्प करेगा। जैसे कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी बैंक में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वो बैंक, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बैंक को ही फ्रॉड करने पे तुले होते हैं कि बैंक का पैसा डूब गया, बैंक ऐसा, तो बैंक में जब इतना पैसा होता नहीं है किसी बैंक के पास, चाहे कितना ही बड़ा पैसा बैंक हो, चाहे आरबीआई हो, आरबीआई तो हटा दो, एसबीआई हो, सबसे बड़ा बैंक आप जानो, टॉप 4 बैंक बताओ सबसे बड़े बैंक कौन है, सबसे बड़े बैंक जिन पे सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, बताओ तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़े बैंक जिस पे सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर। बैंक तो बहुत सारे हैं लेकिन टॉप 4 बता दो। सबसे बड़े नंबर पे आता है एचडीएफसी, ठीक है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे एचडीएफसी, दूसरे नंबर पे आता है आपका आईसीआईसीआई, तीसरे पे आता है आपका एसबीआई, चौथे पे आता है, फिर उसके बाद आपका ये कॉटेक वेटेक, फिर जब मतलब टॉप 3-4 में ही आते हैं। यानी इन तीनों ने ना पूरी मार्केट का 40-50% हिस्सा कैप्चर कर रखा है। हेलो, वस्तुओं सेवाओं पर, गुड्स एंड सर्विस पर कंज्यूम करने के लिए योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है, खर्च नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए तो प्लानिंग एक्सपेंडिचर ही बोल देते हैं, एडी उसके कंपोनेंट हमें जान देते हैं। ऐसे आपका प्लानिंग एक्सपेंडिचर हो गया, एक प्लानिंग प्रोडक्शन भी है जिसे बोलते हैं हम लोग एएस। उससे क्वेश्चन याद आ गया मुझे, एएस इक्वल टू वाई, वो याद रखना, ठीक है, मिस हो गया वो, एएस इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एएस है वो इनकम के बराबर क्यों होती है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद अपना चलते हैं डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। 2 फंक्शन है बट मेरे को लगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा मैंने कि कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, पता है, मालूम है ना। यहाँ कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह मुझे दिख रही है यहाँ पर। कंजम्पशन फंक्शन हमारा कैसे बनता था बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। ये होगी आपकी इनकम, ठीक है, एएस, ये होगी आपकी क्या, एडी, या इसको सी बोल दो भाई, ठीक है, या हम इसको वाई लेके चलते हैं अभी फिलहाल ना। जहाँ पे दोनों कट करते थे यहाँ पे क्या होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसी से हमें निकालना है क्या है अपना सेविंग निकालनी है, ठीक है। तो देखो जितना ये वाला है ये इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसी के बराबर आपका होगा ये ऑटोनोमस सेविंग। ये पॉइंट को आप नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, इसको टच करा दो और इससे लेके लाइन खींच दो, यानी जहाँ तक आपकी ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है वहाँ तक सेविंग आपकी क्या नेगेटिव, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी फिर वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी सेविंग बढ़ती रहेगी। जहाँ पर ये दोनों इसको कट कर रहे हैं वहाँ पे सेविंग हो जाएगी 0। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग कम हो जाएगी और कंजम्पशन कम होती जाएगी और सेविंग आपकी बढ़ती जाएगी। बस यही आपको एक्सप्लेन करना है, इन्हीं को पॉइंट में लिखना है, डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है, क्योंकि आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है, मतलब पूरा निकालना, इसी को डेरिवेशन बोलते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राफ में। अच्छा 10th क्वेश्चन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट या जीडीपी, ठीक है, या नेशनल इनकम, नेशनल इनकम नहीं इनकम, एडी एएस अप्रोच और आईएस अप्रोच, नेशनल इनकम में बोल सकते हैं।
ADS अप्रोच के थ्रू बताओ कैसे इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड होता है, और IS इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अप्रोच के अकॉर्डिंग बताओ कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। ठीक है, AD और AS जहाँ पे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे बराबर होता है। लेकिन फिर आपको ये सब बताना पड़ेगा मेन कि AD अगर ज़्यादा हो जाए तो नया इक्विलिब्रियम लेवल जो बनेगा उसको कैसे हम वापस लेके आएंगे, अगर AD कम हो जाए तो आपका दोबारा से इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा, वो डिस इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम को हमें समझाना पड़ेगा। ऐसे इसके अंदर भी है IS में सेम, ठीक है, कि जिन्हें थ्योरी दी थी जहाँ पे AD और AS बराबर होते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता है, तो ये आपको लिख लेना। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स इकोनॉमी इनकम इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसका मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा। इसमें था वो इन्वेस्टमेंट आई, मान लो हमारी इकोनॉमी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई है, और जब इन्वेस्टमेंट होगी वो लोगों की हमारे लिए इनकम होगी, हम कंज्यूम भी करेंगे, तो हमें यहाँ इसके लिए MPC भी मानना पड़ेगा। सपोज को 0.5 MPC मान के चल रहे हो, इससे फिर आपको टेबल बनानी पड़ेगी। पहली इन्वेस्टमेंट, वही जो पहली इन्वेस्टमेंट है वही इनकम है, इनकम का कुछ 0.5% हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपकी कंजम्पशन डेल्टा सी, उसमें से माइनस कर देंगे वो सेविंग, वही सेविंग अगले वाले के लिए इनकम, मतलब सेविंग तो नहीं, जो ये कंजम्पशन वो अगले वाले के लिए इनकम। जो मैं कंज्यूम करूँगा, मैंने कमाया, फिर मैं खर्च करूँगा, फिर वो कोई और खर्च करेगा, तो ऐसे ये चैन, ये मैकेनिज्म चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और फिर आपको जाके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना टाइम हो जाएगा। तो आपको फिर इसके अंदर फॉर्म लगाना पड़ेगा, के वाला फॉर्मूला, 2 फॉर्म लगेंगे। पहला आपको निकालना पड़ेगा आपका डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, यहाँ से पहले आप निकालोगे इनकम कितनी हुई, फिर आप वहाँ से MPC वाला फॉर्म लगा के फिर आप निकाल लोगे कि टोटल आपकी इनकम कैसे बनी। पूरी टेबल बकायदा कराई हुई मैंने, एक बार उसको नज़र मार लेना। 12th हमारा है डिफ्लेंशरी गैप और इन्फ्लेंशरी गैप, जिसे हम डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं। डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस ऑफ डिमांड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनके बीच में डिफरेंस बताओ, डायग्राम बना के इसका डिफरेंस आ जाता है कि डेफिशिएंट डिमांड और इन्फ्लेशनरी या इन्फ्लेशनरी गैप, इनके बीच में डिफ्लेंशरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप के बीच में डिफरेंस करना है, डायग्राम बनाना है। कब होता है ये बताना पड़ेगा, कब होता है ये आप जानते हो, जब डिमांड कम हो जाती है, जो एक्सेस डिमांड होती है उस समय जो गैप बनता है, उस समय जो आपका सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं डिफ्लेंशरी गैप। और डेफिशिएंट डिमांड उसको बोलते हैं, हाँ ये वाला क्रॉस में हो गया ना, डिफरेंशियल गैप इसका ही हो जाएगा और इसका ही हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्सेस डिमांड होती है, ठीक है, जब AD से ऊपर निकल जाती है डिमांड, मतलब अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जब डिमांड ऊपर पहुंच जाती है, तो उसके बीच में जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं कि अपने इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस ऑफ डिमांड। इसको करेक्ट करने के आते हैं कि इसको कैसे ठीक करेंगे, मेजरमेंट बेसिकली वही लिखवा रखा था मैंने कि इसको कैसे ठीक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 स्टेप्स होंगे, इसके 2 स्टेप, इसकी पॉलिसी होती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसीज होती है ना, वो पॉलिसीज आपको लिखनी पड़ेगी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, ठीक है। बेसिकली 2 उसमें होगी, आप बुक में देखना आपको मिल जाएगा, फिजिकल पॉलिसी है और आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। ये हाँ फिजिकल मेजर्स है, मॉनेटरी मेजर्स है। फिजिकल पॉलिसीज में अगर देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, टैक्सेस वगैरह कम कर देती है, बढ़ा देती है, उससे हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में जितने रेट्स हैं, बैंक रेट, CRR, SLR, ठीक है, बैंक मार्जिन, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लिखे मैंने, ये पढ़ना बस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एलोकेशन रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ रीजन्स वाले क्वेश्चन आएंगे, रीजन्स वाले क्वेश्चन जैसे कि हमें दे देंगे, बताओ कि ये रिवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स क्यों हैं, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, ठीक है, तो वो तुम्हें बताने पड़ेंगे। उसकी कंडीशन थी, पढ़ा रखी थी, रिवेन्यू रिसीट्स कब होता है, जब रिवेन्यू रिसीट्स होगा तो हमारी इनकम और हमारी लायबिलिटी और एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद आ रहा है ना, वो सब पॉइंट्स से आप समझ पाओगे कि रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं ऐसी एक्सपेंडिचर के बीच में, तो वो पढ़ने हैं। उसके बाद 14 जो चैप्टर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का, उसमें आपको तीनों मेथड के डीमेरिट्स और मेरिट्स जरूर पढ़ लेने, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो मैनेज फ्लोटिंग वाला, ठीक है, ये ज़्यादा है मैनेज फ्लोटिंग।
उसके बाद डिटर्मिनेशन पढ़नी है आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज की, कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो नया इक्विलिब्रियम लेवल स्थापित होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था, कल भी बताया था मैंने, ये आपका डिमांड और सप्लाई है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, तो डिमांड कर्व यहाँ जाएगा, तो नया एक्सचेंज रेट कहाँ पाएगा, ये आ जाएगा, बढ़ गया एक्सचेंज रेट, पहले यहाँ पे था अब बढ़ के ये हो गया। तो इस तरीके से करना है। इसके 4 पॉइंट है, डिमांड ऑफ फॉर एक्सचेंज रेट में 2 आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज का। एज सप्लाई ऑफ फॉर एक्सचेंज रेट में आपके आएंगे 2 आएंगे, इंक्रीज सप्लाई का। तो वो चारों को करना, और इसी चारों के थ्रू ही हम समझ पाते हैं कि कोई केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे वो इसी से निकल के आते हैं कि नया एक्सचेंज रेट यानी नया डॉलर रेट क्या होगा। एंड लास्ट जो चैप्टर हमारा वो है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी की डेफिनेशन, अच्छा इन तीनों में डेफिनेशन भी पढ़ लेना। गवर्नमेंट मेजर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 नंबर की पूछ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होती है, मार्केट के बारे में पढ़ लेना डेफिनेशन के बारे में, और बीओपी की डेफिनेशन। और बीओपी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में आपके देखो तो कितने थे, कौन कौन से करंट अकाउंट में कंपोनेंट की बात करें तो उसके अंदर आपका था विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिट ट्रांसफर, 3 ये थे जो बुक के अकॉर्डिंग चले। कैपिटल में क्या थे आपके, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये था ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट में। ये इसके बीच में डिफरेंस पूरी टेबल दे रखी है अच्छे से, वो पढ़ लेना। ठीक है, इतना पढ़ लोगे, बहुत कुछ पढ़ लिया तुम लोगों ने। इसके बाद कुछ चीज़ें और रह जाएंगी, जैसे इसका टेबल वाला क्वेश्चन आता है डिफाइन करने के लिए, जो आता है टेबल वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से, बजट में से या इसमें से, बीओपी में से, वो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है गया आपका नेशनल इनकम के अंदर, एक क्वेश्चन है गया जो बताना पड़ता है कि नेशनल इनकम में किस चीज़ को शामिल करेंगे, किसे शामिल नहीं करेंगे। इंक्लूड वाला, इंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे ना, जो बेसिकली जो हमारे एम्बेसी वाले क्वेश्चन थे कि कोई इंडियन अगर एम्बेसी में काम कर रहा है तो उसकी इनकम को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो वाले क्वेश्चन वो लास्ट में देखना। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट और रेसिडेंट वाले क्वेश्चन है वो बाद में देखना। फिलहाल ये जो जितने क्वेश्चन है इन टॉप 15 को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, हो जाएगा। फिर इसी तरह से 15 क्वेश्चन और लेके आऊँगा मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। 15-30 क्वेश्चन भी कर लोगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, बस